वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। शुरू करते हैं वर्ल्ड न्यूज हेडलाइंस के साथ। अरब मुल्कों के साथ बढ़ती दोस्ती से काबिज इसराइली हुकूमत के बढ़े हौसले कर दी जुल्म की इंतहा। नाबलस के इलाके दोमा में एक मस्जिद को कर दिया शहीद, कुरान पाक व दीगर मुकद्दस किताबें मलबे में फेंक दी। काबिज इसराइली फौज ने शुमाली शहर नाबलस में 13 साला फलस्तीनी बच्चे को बेदर्दी से कर दिया कत्ल, पेट में मारी गोली। इसराइली फौज और फलस्तीनियों के दरमियान शुरू हुई झड़पें। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर इसराइल के बढ़े अंदेशे। ईरान ने किया इंकशाफ, कहा 210 किलोग्राम यूरेनियम का कर लिया है जखीरा। न्यूक्लियर हथियार बनाने में मददगार होता है यूरेनियम। रियासत अरुणाचल प्रदेश के 4 किलोमीटर अंदर तक दाखिल हो चुका है चाइना। बना ली हैं कई मंजिलों वाली इमारतें। सीनियर कांग्रेस लीडर पवन खेड़ा ने पीएम मोदी पर लगाया अपनी झूठी इमेज बचाने के लिए झूठ बोलने का इल्जाम। पेट्रोल और डीजल पर वैट कम करने पर दिल्ली सरकार कर रही है गौर। मनीष सिसोदिया का बयान, फिर कहा मोदी सरकार ने बढ़ाई थी बेतहाशा एक्साइज ड्यूटी, पेट्रोल डीजल पर मजीद 15-15 रुपए होने चाहिए कम। और अखिलेश यादव ने लखनऊ में की प्रेस कॉन्फ्रेंस, मोदी सरकार को बताया बेईमान, कहा लोगों को पैसे देकर फिर उनके हाथों पर स्याही लगवाकर हासिल किया वोट। और पेश है खबरों की तफसील। यहूदियों की पनाहगाह इसराइल में मौजूद फलस्तीनियों पर जुल्म की इंतहा करने के बाद अरब ममालिक की खामोशी और उल्टा इसराइल की पीठ थपथपाई जा रही है, जिससे इसराइल के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। इन्हीं बुलंद हौसलों के साथ काबिज इसराइली फौज ने फलस्तीन के मकबूजा मगरबी किनारे के शुमाली शहर नाबलस के दोमा के मकाम पर एक मस्जिद पर हमला करके इसे मुकम्मल तौर पर शहीद कर दिया। मस्जिद को शहीद किए जाने के इस इश्तियाल अंगेज इक़दाम के नतीजे में कुरान पाक के नुस्खे और दीगर इस्लामी किताबें मलबे तले दब गई, जिन्हें मकामी शहरियों ने मलबे से निकाला। नाबलस के ज़राए के हवाले से मीडिया में आए खबरों में बताया गया है कि काबिज इसराइली फौज की भारी तादाद ने दोमा में 2 साल से कायम मस्जिद का घेराव किया। दोमा के मशरक़ी इलाके अनुसैफी में कायम इस मस्जिद को भारी मशीनरी की मदद से शहीद कर दिया गया। बताया गया है कि काबिज फौज ने जुनूबी दोमा में फलस्तीनियों की ज़रई अराजी के रास्ते और पानी की लाइनों को भी उखाड़ फेंका है। ऐनी शाहिदीन ने यह भी बताया है कि काबिज फौज ने दोमा में मुतादिद फलस्तीनी ख़ानदानों को उनकी प्रॉपर्टीज़ को गैर कानूनी करार देने के नोटिस जारी किए हैं, जिनमें उन्हें तोड़ देने का हुक्म भी दिया गया है। काबिज इसराइली फौज ने फलस्तीन के मकबूजा मगरबी किनारे के शुमाली शहर नाबलस में एक फ़लस्तीनी बच्चे को बेदर्दी से गोलियां मार दी, जिसके नतीजे में मासूम फ़लस्तीनी बच्चा मोहम्मद दादस दम तोड़ गया। फ़लस्तीनी हेल्थ सोर्स ने बताया कि इसराइली फ़ौज की फायरिंग से ज़ख्मी होने वाले 13 साला मोहम्मद दादस को अस्पताल मुंतकिल किया गया। अस्पताल मैनेजमेंट ने मुआयने से पता चलाया तो बच्चे का दिल काम करना छोड़ चुका था। उसके पेट में गोलियां लगी थी जो उसके लिए जानलेवा साबित हुए। डॉक्टरों का कहना था कि बच्चे को शदीद जख्मी हालत में अस्पताल लाया गया था, जहां उसकी ज़िंदगी बचाने की तमाम तर कोशिशें नाकाम साबित हुईं। उधर गर्ब अर्दन के नाबलस शहर में इसराइली फ़ौज और फ़लस्तीनियों के दरमियान फिर से झड़पें शुरू हो गई हैं। काबिज फ़ौज ने फ़लस्तीनियों पर आंसू गैस की शेलिंग और धाती गोलियों का इस्तेमाल किया, जिसके नतीजे में दर्जनों अफराद ज़ख्मी हो गए। नाबलस में हिलाल अहमर के डायरेक्टर ने बताया कि बीता और बैत दजन के मुकाम पर इसराइली फ़ौज की फायरिंग से दर्जनों फ़लस्तीनी ज़ख्मी भी हुए हैं। لا اصحى اصحى ارجع
क्या ईरान के ताल्लुक से इसराइल के न्यूक्लियर हथियार बनाने के अंदेशे बिल्कुल सही साबित हो रहे हैं? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि ईरान ने बड़ी मिकदार में यूरेनियम का ज़ख़ीरा कर लिया है। ईरान के एटमी तवानाई के इदारे ने कहा है कि उसका 20% शरह के अफजोदा यूरेनियम का ज़ख़ीरा 210 किलोग्राम यानी 463 पाउंड्स तक पहुँच चुका है। यह ऐलान ऐसे वक्त किया गया है जब 29 नवंबर से मगरबी मुल्कों के साथ जोहरी तनाज़े पर मज़ाकरात होने वाले हैं। ईरान के इस ऐलान को एक ताज़ा तरीन जारहाना अंदाज ख्याल किया जा रहा है। आला दर्जे की अफजोदा यूरेनियम की इस मकदार का दावा ईरानी जोहरी तवानाई के इदारे के तर्जुमान बहरोज कमाल बंदी के हवाले से सामने आया है। साल 2015 के तारीखी जोहरी मुआहदे की रोज से ईरान और आलमी ताकतों के दरमियान ये बात तय हुई थी कि ईरान यूरेनियम को 3.63% की शरह से ज़्यादा अफजोदा नहीं करेगा। 90% की शरह से ज़ायद अफजोदगी की सतह को न्यूक्लियर हथियार तश्कील देने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। यमन में अरब इत्तेहाद ने पिछले 24 घंटे के दौरान स्ट्रैटेजिक शहर मारिब के करीब बालनेसा, सरवाह और अलजोफ में हौसी मलेशिया के अहदाफ पर मजीद 29 फ़िज़ाई हमले किए हैं। सरकारी खबर रसाई एजेंसी SPA ने जुमे को तर्जुमान की तरफ से जारी बयान के हवाले से बताया था कि अहदाफी हमलों के दौरान मजीद 16 फौजी गाड़ियाँ तबाह जबकि 126 से ज़्यादा दहशतगर्दों की हलाकतें हुई हैं। बयान में अरब इत्तेहाद के तर्जुमान ने कहा कि यमन की कौमी फ़ौज को सपोर्ट और मदद फराहम करते रहेंगे। वाज़ेह है कि हौसी बागियों की जानिब से कई हफ्तों से यमन के कमिश्नरी अल मारिब के मुख्तलिफ इलाकों में शहरी आबादी को निशाना बनाया जा रहा है, जिससे आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। अफ्रीकी मुल्क नाइजर में मुसल्लह अफराद ने टेलाबरी के इलाके में डगने फौजी चेक पोस्ट पर हमला किया, जिसके नतीजे में 11 फौजी जबकि बाज़ राय का कहना है कि 15 फौजी मारे गए। यह हमला ऐसे वक्त हुआ है जब एक दिन पहले मुसल्लह अफराद ने इस मुल्क के मगरबी इलाके के एक गाँव में हमला किया था, जिसके नतीजे में 70 अफराद हलाक हुए थे। हुकूमत ने इस वाक़े पर 2 रोज़ के आम सोग का ऐलान किया। अभी तक किसी भी गिरोह ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की, ताहम कहा जा रहा है कि यह कार्रवाई दाइश से वाबस्ता दहशतगर्द गिरोहों ने की है। इथियोपिया में तिग्राई के बागी जंगजू दारुल हुकूमत अदीस अबाबा से सिर्फ 25 किलोमीटर की दूरी पर पहुंच गए। बागी जंगजुओं का दावा है कि सरकारी फोर्सेज हथियार डालकर उनके साथ मिल रही हैं, जबकि हुकूमत ने मुल्क भर में 6 महीनों के लिए इमरजेंसी नाफिज कर दी। तिग्राई के बागी जंगजुओं का कहना है कि गुज़िश्ता 24 घंटे में 1165 सरकारी एहलकारों ने हथियार डाल दिए, जिनमें से 400 एहलकार बागियों के साथ मिल गए हैं। जबकि गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक दारुल हुकूमत अदीस अबाबा के अतराफ में बागियों की कोई सरगर्मी नजर नहीं आ रही। इराक में पार्लिमानी इंतखाबात के नताइज पर एतराज़ दर्ज कराने के लिए इराक़ी अवाम ने बगदाद के ग्रीन जोन में मुजाहरा किया, जो तसादुम में बदल गया। रिपोर्ट के मुताबिक इराक में पार्लिमानी इंतखाबात के नताइज पर एतराज़ करने वाले मुजाहिरीन जुलूस की शक्ल में बगदाद के ग्रीन जोन पहुँचे और वहाँ क़ीमें नस्ब करके इंतखाबी नताइज के खिलाफ नारे लगा रहे थे कि सिक्योरिटी फोर्सेज से उनकी झड़पें शुरू हुई, जिसके नतीजे में 2 अफराद हलाक और 125 ज़ख्मी हो गए। एहतजाजी मुजाहिरीन मुल्क के पार्लिमानी इंतखाबात के नताइज की मुखालफत के साथ ही वोटों की गिनती दोबारा कराए जाने का मुतालबा कर रहे थे।
बरतानिया में नामालूम हैक एक्टिविस्ट ग्रुप के मिलियन मास्क मार्च के दौरान 8 पुलिस एहलकार जख्मी हुए, जबकि पुलिस ने 12 मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया है। मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने आज हफ्ते को यह इत्तला देते हुए बताया कि जुमा को देर गए लंदन के ट्राफिगल स्क्वायर पर मुजाहिरीन ने वजीर आजम बोरिस जॉनसन का पुतला जला दिया। मुजाहिरीन विकीलीक्स के बानी जूलियन असांज की रिहाई और उनका कोविड-19 वैक्सीनेशन पासपोर्ट कैंसिल करने का मुतालबा कर रहे थे। पुलिस ने अपने ट्विटर पेज पर लिखा कि लंदन में आज रात होने वाले मुजाहरे में मुलविस 12 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। हमारे 8 एहलकार जख्मी हुए हैं, ये नाकाबिल कबूल है। चीन ने ताइवान की आज़ादी की हिमायत करने वालों को मुजरिम करार देने का ऐलान किया है। वज़ारत ख़ारजा के बयान में वाज़ेह किया गया है कि ऐसे नज़रियात यानी आइडियोलॉजी के हामिल अफराद को ना तो चीन के किसी हिस्से में दाखिले की इजाज़त होगी और ना ही किसी चीनी कंपनी या शख्स के साथ रवाबित रखने की। दूसरी जानिब ताइवानी हुक्काम ने इस पेशरफ्त पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए कहा कि उनके मुल्क को बीजिंग हुकूमत नहीं चलाती और ये कि ताइवान एक जमहूरी मुल्क है जिसके अवाम को अपने नज़रियात और आज़ादी इजहार राय का हक़ हासिल है। बता दें कि चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है और दोनों मुल्कों के अलहाक़ की तवक्को लगाए बैठा है। वर्ल्ड न्यूज़ में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे और देखेंगे अहम नेशनल न्यूज़। ब्रेक के बाद आइए आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं अहम नेशनल न्यूज़। अपोजिशन फौज के साबिक अफसर और दिगर की जानिब से बार बार चाइना की भारत के इलाकों में दरअंदाजी के बारे में खबरदार किए जाने के बावजूद मोदी सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया और अब हालात ये हैं कि चाइना अरुणाचल प्रदेश के 4 किलोमीटर अंदर तक घुस गया है। ये दावा किया है सीनियर कांग्रेस लीडर पवन। जून 2020 में भारतीय जनता पार्टी के सांसद अरुणाचल प्रदेश ईस्ट तापिर गाओ साहब ने चिंता जाहिर की थी, पत्र लिखे थे प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री आदि को कि कैसे चीन अरुणाचल की सीमाओं के भीतर घुसकर कंस्ट्रक्शन कर रहा है, पेट्रोलिंग कर रहा है। तब उनकी बात को सरकार ने नकारा था, डिनायल इशू किए थे, जैसा कि इस सरकार की आदत है। 17 महीने हो गए प्रधानमंत्री ने जब क्लीन चिट दी थी चीन को, जिस क्लीन चिट को चीन पूरे विश्व में दिखा दिखाकर बता रहा था कि देखिए हम पर झूठे आरोप हैं, हमने तो कहीं गए ही नहीं, भारत में घुसे ही नहीं। प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं कि ना वहां कोई घुसा था, ना कोई आया था, ना कोई घुसा हुआ है, ना ही हमारी किसी पोस्ट पर कोई कब्जा है। ये शब्द सबको रट गए हैं। अब जब प्रधानमंत्री क्लीन चिट दे रहे थे, जब प्रधानमंत्री की पार्टी के अपने सांसद अरुणाचल प्रदेश ईस्ट के बार बार बता रहे थे, आगाह कर रहे थे सरकार को कि कैसे चीन अरुणाचल प्रदेश में घुसपैठ कर रहा है, कंस्ट्रक्शन कर रहा है, पुल बना रहा है, तब प्रधानमंत्री अपनी एक नकली छवि बचाने के लिए चीन को क्लीन चिट दिए जा रहे थे। अब इसी सप्ताह पेंटागन ने जो अपनी कांग्रेस है उनकी, उसके सामने एक रिपोर्ट पेश की है, 192 पेज की रिपोर्ट है।
मिलिट्री एंड सिक्योरिटी डेवलपमेंट्स इन्वॉल्विंग द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना 2021 इस रिपोर्ट का नाम है। इस रिपोर्ट में पेंटागन यानी कि अमेरिका वही बात कह रहा है जो हम में से कुछ लोग, मीडिया के साथी, सेना के पूर्व अधिकारी और जो चिंतित वर्ग है इस देश का, वो बार बार दोहराता आ रहा है, बार बार सरकार को आगाह करता आ रहा है कि रोकिए, चीन कई सीमाओं को लांघ कर अंदर आ रहा है। पेंटागन की रिपोर्ट अरुणाचल के विषय में बताती है कि 101 घरों का एक गांव 4.5 किलोमीटर भीतर हमारी टेरिटरी के, हमारी सीमा को लांघ कर अरुणाचल प्रदेश में। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मरकज की मोदी हुकूमत से मुतालबा किया कि पिछले चंद सालों में जो 34% एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल और डीजल पर बढ़ाई गई है, उसे कम करते हुए पेट्रोल और डीजल मजीद 15 रुपए सस्ता किया जाए ताकि आम लोगों को राहत मिल सके। देखिए, केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी कम की है, हम भी उसको एग्जामिन कर रहे हैं। कुछ राज्यों से भी पता चला है कि उन्होंने भी वैट के रेट कम किए हैं। मैं ये देख रहा था कि पिछले कुछ साल में, 2-3 साल में, 4 साल में सारी दुनिया में पेट्रोल के रेट कम हुए, लेकिन केंद्र सरकार ने पेट्रोल के रेट देश में कम नहीं होने दिए। जितने जितने रेट कम होते रहे, सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी एक्साइज ड्यूटी बढ़ाती रही। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर देखें तो 15 रुपए से, जब से पेट्रोल के दाम कम होने शुरू हुए, उस वक्त एक्साइज ड्यूटी जो थी वो 15 रुपये थी 1 लीटर पे। उसको बढ़ा के जैसे जैसे पेट्रोल के दाम घटते गए सारी दुनिया में, इंटरनेशनल मार्केट में, सेंट्रल गवर्नमेंट ने पेट्रोल के दाम ना कम हो इसलिए अपनी एक्साइज ड्यूटी बढ़ाते गए और उन्होंने 15 रुपये से एक्साइज ड्यूटी बढ़ा के 34 रुपये कर ली पिछले कुछ सालों में। अब वो कुछ पैसे कम कर रहे हैं और कह रहे हैं राज्य सरकारें कम कर दें। राज्य सरकारें तो वैसे ही अपने संसाधनों के लिए रो रही हैं, राज्य सरकारों के पास तो वैसे ही संसाधन कम हैं, तो वैसे में राज्य सरकारें तो कम कर लें, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो 15 रुपये से 34 रुपये बढ़ाया था उसमें से बस छोटा सा कम करेंगे, तो ये तो ठीक नहीं है। हम इसको एग्जामिन कर रहे हैं, दिल्ली पे क्या फ़र्क पड़ेगा, दिल्ली क्या कर सकती है, दिल्ली में कैसा हो सकता है, उसको एग्जामिन कर रहे हैं। लेकिन मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने जो ये 15 रुपये से इतनी बेहताशा बढ़ोतरी की थी एक्साइज ड्यूटी में, अब आप 5 रुपये कम करके उसका काम नहीं चलेगा, कम से कम 15 रुपये और कम किया जाए। 15 रुपये और कम करें। इतनी एक्साइज ड्यूटी आप लोगों ने बढ़ाई थी उसको नीचे ले आएँ, तो जो इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल के दाम कम हुए थे उसका फ़ायदा सीधे आम जनता को मिल सकता है। राज्य सरकारें भी कितना कम करेंगी, कोई 2 रुपये करेगी, कोई 4 रुपये कम करेगी, लेकिन अभी इसको 15 रुपये कम करने का है, क्योंकि हाल के वर्षों में पेट्रोल के दाम में जितनी गिरावट आई, सेंट्रल गवर्नमेंट ने उतना ही बढ़ाती चली गई, वो दाम वापस किए जा सकते हैं। समाजवादी पार्टी के सदर और यूपी के फॉर्मर सीएम अखिलेश यादव ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्कद की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव ने बीजेपी हुकूमत को बेईमान करार देते हुए उन पर लोगों को पैसे देकर और फिर पैसे लेने वाले लोगों के हाथों पर स्याही के निशान लगवाकर वोट हासिल करने का इल्जाम लगाया। ये वही भारतीय जनता पार्टी के लोग जो दिल्ली में बैठ करके $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की बात कर रहे थे, भाई हमारे मुख्यमंत्री जी भी कह रहे थे $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएगी। जब इतनी बड़ा प्रदेश है, इतनी बड़ी आबादी का प्रदेश है, जहां पर बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर काम हो सकता था, बिजली सस्ती हो सकती थी, महंगाई का नियंत्रण लग सकता था, चीजें सस्ती होती, नौजवानों के लिए इन्वेस्टमेंट के बहाने नौकरी रोजगार मिल जाते। इस सरकार ने न केवल बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के सिद्धांत को नहीं माना है, वही डॉक्टर राममनोहर लोहिया जी का जो सिद्धांत था कि इनको हक और सम्मान मिल जाए, उस हक और सम्मान को भी छीना जा रहा है। चीजें बेची जा रही हैं, बाजार में हर चीज लगा दी है। कोई सरकार अगर चीजें बाजार में लग जाएगी तो कोई खरीदने आ ही जाएगा। सब कुछ बेचना चाहती है सरकार, और ये सरकार बनी रही तो हो सकता है सब कुछ बेच करके सरकार को भी आउटसोर्स करके छोड़ के चले जाए। इसलिए हम सब लोगों को सावधान रहना है। मुझे खुशी है इस बात की कि जनवादी पार्टी सोशलिस्ट का आज अपना कार्यालय हो गया है, लखनऊ राजधानी में कार्यालय हो गया। ये शुरुआत है, और थोड़ा बहुत अगर सहयोग और भारतीय जनता पार्टी ने बेईमानी न की होती
तो आपका लखनऊ में तो नहीं, दिल्ली में घर परमानेंट हो गया होता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने बेईमानी की, बड़े पैमाने पर लोगों के ठप्पा लगा दिया। पैसे लेकर के वोट खरीदने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। चंदौली लोकसभा में बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों ने वोट लेने के लिए लोगों के हाथ पर, उंगली पर स्याही लगा दी। बताओ, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश अंबानी और उनकी फैमिली के लंदन में बस जाने की खबरें मीडिया में शाये की जा रही हैं। अब खुद रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अंबानी फैमिली के लंदन में बसने की खबरों को महज अफवाह करार दिया है। एक जारी बयान में कंपनी ने कहा कि अखबारों में हाल ही में आई बेबुनियाद रिपोर्ट में अफवाह फैलाई गई कि अंबानी फैमिली लंदन के स्टॉक पार्क में बसने की तैयारी कर रही है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड वाजह करती है कि कंपनी के चेयरमैन और उनकी फैमिली के लंदन या दुनिया में किसी दीगर मुकाम पर मुंतकिल होने या रहने का कोई मंसूबा नहीं है। रिलायंस ग्रुप ने लंदन में ज़मीन खरीदने के बारे में वजाहत की है कि रिलायंस ग्रुप की कंपनी RIIHL ने हाल ही में हेरिटेज प्रॉपर्टी स्टॉक पार्क एस्टेट का एक्वायर किया है। इसका मकसद मुकामी ज़वाबित के तहत इसे प्रीमियर गोल्फिंग और सपोर्टिंग रिजॉर्ट बनाना है। नवाब मलिक के इंकशाफात के बाद सवालों के घेरे में आए NCB ऑफिसर समीर वानखेड़े को अब आर्यन खान के केस से हटा दिया गया है। ऐसे में महाराष्ट्र के एक BJP लीडर मोहित कंबोज ने कई चौंकाने वाले दावे किए हैं। मोहित कंबोज ने कहा कि इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड सुनील पाटिल है जो NCP से जुड़ा है। इतना ही नहीं, कंबोज ने यह भी कहा है कि महाराष्ट्र हुकूमत में एक मिनिस्टर इस पूरे सिंडिकेट को चला रहे हैं। ड्रग्स केस को लेकर NCB और समीर वानखेड़े पर लगातार इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। महाराष्ट्र सरकार के मिनिस्टर नवाब मलिक पर यह जवाबी हमला माना जा रहा है। नवाब मलिक ने इस मामले में मोहित कंबोज पर भी इल्ज़ाम लगाए थे। मोहित कंबोज ने इल्ज़ाम लगाया है कि सुनील पाटिल अनिल देशमुख के बेटे ऋषिकेश देशमुख का दोस्त है। सुनील पाटिल पिछले 20 सालों से NCP से जुड़ा हुआ है। महाराष्ट्र के अहमदनगर के सिविल अस्पताल में कोरोना के ICU वार्ड में आग लगने के दर्दनाक हादसे में कम से कम 10 कोरोना मरीजों की मौत हो गई है, जबकि एक मरीज शदीद जख्मी बताया जा रहा है। ICU में भर्ती मरीजों को दूसरी जगह पर शिफ्ट किया गया है। वहीं महलूकीन की नाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। जानकारी के मुताबिक आग लगने की वजह अब तक साफ नहीं हो पाई है, लेकिन कहा जा रहा है कि आग की वजह शॉर्ट सर्किट हो सकती है। वर्ल्ड न्यूज़ के आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नज़र। अरब मुल्कों के साथ बढ़ती दोस्ती से काबिज इसराइली हुकूमत के बढ़े हौसले कर दी जुल्म की इंतहा। नाबलस के इलाके दोमा में एक मस्जिद को कर दिया शहीद, कुरान पाक व दीगर मुक़द्दस किताबें मलबे में फेंक दी। काबिज इसराइली फौज ने शुमाली शहर नाबलस में 13 साला फ़लस्तीनी बच्चे को बेदर्दी से कर दिया कत्ल, पेट में मारी गोली। इसराइली फौज और फ़लस्तीनियों के दरमियान शुरू हुई झड़पें। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर इसराइल के बढ़े अंदेशे। ईरान ने किया इंकशाफ, कहा 210 किलोग्राम यूरेनियम का कर लिया है जखीरा। न्यूक्लियर हथियार बनाने में मददगार होता है यूरेनियम। रियासत अरुणाचल प्रदेश के 4 किलोमीटर अंदर तक दाखिल हो चुका है चाइना। बना ली हैं कई मंजिलों वाली इमारतें। सीनियर कांग्रेस लीडर पवन खेड़ा ने PM मोदी पर लगाया अपनी झूठी इमेज बचाने के लिए झूठ बोलने का इल्जाम। पेट्रोल और डीजल पर वैट कम करने पर दिल्ली सरकार कर रही है गौर। मनीष सिसोदिया का बयान, फिर कहा मोदी सरकार ने बढ़ाई थी बेतहाशा एक्साइज ड्यूटी, पेट्रोल डीजल पर मजीद 15-15 रुपए होने चाहिए कम। और अखिलेश यादव ने लखनऊ में की प्रेस कॉन्फ्रेंस, मोदी सरकार को बताया बेईमान, कहा लोगों को पैसे देकर फिर उनके हाथों पर स्याही लगवाकर हासिल किया वोट। वर्ल्ड न्यूज़ में अभी आपने देखी अहम इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज़। ताज़ा तरीन खबरों और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए BPN चैनल।